हेलो वन, दिस इज सी ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? चलिए सर स्टार्ट करती हूँ अपना फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन। बेटा देख, फर्स्ट चैप्टर में जो हमारे पास रिवाइज करने के लिए है ना, वो है ये 16 टॉपिक। ठीक है, उसमें से जो फर्स्ट 9 टॉपिक है वो है ऑडिट का बेसिक इंट्रोडक्शन, लाइक मीनिंग ऑफ द ऑडिट, स्कोप ऑफ द ऑडिट, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब। उसके अलावा तीनों टॉपिक, मेनली तीनों टॉपिक कवर होते हैं सर। पहला है स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन, कि स्टैंडर्ड्स कैसे फ्रेम में आए। दूसरा आपका एसे 210। ठीक है, थर्ड सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है सर, ये रहेगा हमारे आज की रिवीजन क्लास का कंटेंट। स्टार्ट करूंगी सबसे बेसिक क्वेश्चन के साथ। क्या है सर मीनिंग ऑफ द ऑडिट, की ऑडिट है क्या? सर जब भी हम बात करते हैं ऑडिट की, ऑडिट क्या है सर? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज का? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑफ एनी एंटिटी। ये एग्जामिनेशन किया क्यों जाता है सर? है किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किया क्यों जाता है? टू प्रोवाइड एन ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देने के लिए किया जाता है सर। सर आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों आते हैं। मतलब आप चेकिंग ब्रॉडर टर्म की करते हो, बिकॉज सर बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होंगे ना, तो आप इनपुट भी चेक करते हो और आउटपुट भी चेक करते हो। बात समझ पाए? सर यहाँ पे जो मेरा मेन कंसर्न है वो है ये ऑफ एनी एंटिटी। सर एग्जाम के अंदर केस स्टडी आए कि आप ऑडिट के लिए गए, आप एक गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट के लिए गए, तो क्या सर बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी है, सीएजी आपको डायरेक्शन देते हैं काम करने का, तो क्या आपको स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा? यस सर। कोई गवर्नमेंट कंपनी हो, लॉस मेकिंग कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, आपके काम करने का प्रोसीजर्स वही रहेंगे। हाँ, छोटी कंपनी होगी, छोटा क्लाइंट है तो ठीक है, आपको टाइम कम लगेगा, कम चीजें चेक करनी पड़ेंगी, बट ऐसा नहीं है कि आप चेक नहीं करोगे। क्लाइंट आपको बोले लीजिए सर हम आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या छोटा सा क्लाइंट है, क्यों टाइम लगा रहे हो? नहीं सर, आपका प्रोसीजर वही रहेगा। यहाँ पे लिखा गया सर एनी कंपनी, किसी भी कंपनी का ऑडिट। ठीक है सर, बात समझ पाए? चलिए आगे है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। सर सीन कैसे रहता है? क्लाइंट आपके पास आता है, बोलते हैं सर मैंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। सर क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ऑडिटर कभी नहीं बनाता, हम तो खाली चेक करते हैं। ऑडिटर आप क्लाइंट आपके पास आके कहता है कि सीएसआर प्लीज मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके उस पर अपना ओपिनियन प्रोवाइड कर दो कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। राइट सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर कल कोई आपसे पूछे, कोई XYZ रेस्टोरेंट है, कि भैया इस रेस्टोरेंट का खाना कैसा है, आप तभी बता पाओगे ना अगर आपने खुद टेस्ट किया होगा। वैसे ही अगर क्लाइंट मेरे पास आएगा कि सर प्लीज चेक करके बता दीजिए कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, तभी कर बता पाओगे ना जब आप खुद चेक करके अश्योरेंस ऑब्टेन करोगे। इस अश्योरेंस के बेसिस पे अपना ओपिनियन दे पाओगे ना। ठीक है, तो ऑडिट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? सर देखो, ऑडिट करवाता कौन है? क्लाइंट। करता कौन है सर? ऑडिट करवाता कौन है सर? क्लाइंट। और करता कौन है सर? ऑडिटर। क्लाइंट क्यों करवाता है? क्लाइंट करवाता है सर, देखो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, लेकिन जैसे ही आप उस पर अपने साइन कर दोगे ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बन जाएगी सर? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो जैसे ही मैं उस पर साइन कर दूंगी ना, तो उसकी क्रेडिटेबिलिटी इनहेंस हो जाएगी। तो क्लाइंट मेरे पास ऑडिट करवाने इसलिए आता है ताकि उसकी बुक की क्रेडिटेबिलिटी इनहेंस हो जाए। राइट। अगर मैं बात करूं ऑडिटर की, अब उसने ऑडिटर इसलिए ऑडिट करता है बिकॉज उसको देना सर उसके ऊपर ओपिनियन, तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट करता है ताकि उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन दे पाए। बात समझ पाए? सर इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है सर ये रीजनेबल एश्योरेंस क्या है। सर देखो, ऑडिट के अंदर ना हम खाली रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, इसीलिए शायद हम ओपिनियन देते हैं, गारंटी नहीं। राइट, हम खाली रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट नहीं देते। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब जहां पे हम 100% एश्योरेंस दे पाए, लेकिन ऑडिट के अंदर हम खाली रीजनेबल देते हैं, एब्सोल्यूट नहीं। इसका रीजन क्या है? बिकॉज देयर सम लिमिटेशन इन ऑडिट, देयर सम इनहेरेंट लिमिटेशन इन ऑडिट, जिसकी वजह से हम खाली कैसा एश्योरेंस देते हैं सर? रीजनेबल। जिसकी वजह से हम अपने ऑडिट रिस्क को कभी भी जीरो नहीं कर सकते, मतलब हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। बात समझ में आई? पेपर के अंदर क्वेश्चन आए, बहुत बार आता है, स्पेसिफिकली ट्रू एंड फेयर व्यू में आता है सर, कि ऑडिटर कैसी एश्योरेंस देता है। बच्चे ये तो परफेक्ट लिखाते हैं कि सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है, लेकिन वो ये लिखना भूलाते हैं कि क्यों एब्सोल्यूट देता है। तो बेटा कभी भी ये लिख के आओ ना कि हम खाली रीजनेबल, सॉरी मैंने माय बैड मैंने अभी बोला कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है, नहीं सर।
क्वेश्चन में आंसर समय हमेशा ऑडिट स्टूडेंट ठीक लिख के आते हैं कि ऑडिटर कैसा अश्योरेंस देता है सर, रीजनेबल, राइट, लेकिन वो ये नहीं लिख के आते कि क्यों। तो बेटा जब भी इसका आंसर लिख के आओ ना तो साथ में लिख के आना, बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट हम खाली कैसा अश्योरेंस दे पाते हैं सर, रीजनेबल। ठीक है सर, क्या क्या है इनहेरेंट लिमिटेशन? पहला, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर हम किसको ऑडिट करने गए हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही कुछ ऐसी आइटम्स है जिसका सिर्फ एस्टिमेशन लगाया जा सकता है, 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोला जा सकता। फॉर एग्जाम्पल बैड डेट्स के लिए प्रोविजन, जितने भी प्रोविजन बने हैं, अब मान लीजिए मैंने 100 रुपए का प्रोविजन बनाया, मतलब मैनेजमेंट ने 100 रुपए का प्रोविजन बनाया, अब पक्का थोड़ी ना कि 100 रुपए बैड डेट्स होंगे, 90 भी हो सकते हैं और 110 भी हो सकते हैं, है ना। तो सर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिसके ऊपर 100% नहीं बोला जा सकता, तो हम 100% अश्योरेंस कैसे दे सकते हैं? पहली चीज। दूसरा, द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सर देखो हम ऑडिट करने जाते हैं, हमें प्रोफेशनल बंदे, हमारे पास है लिमिटेड पावर, हमारे पास सारी लीगल पावर्स नहीं होती जो सर्च एंड सीजर के टाइम पे होती है। ठीक है, हम खाली वही इंफॉर्मेशन चेक कर पाते हैं जो मैनेजमेंट ने हमें प्रोवाइड करी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर हमें डाउट होएगा तो हम अपना ओपिनियन चेंज कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि सर आप नहीं दे रहे तो देखो हम आके लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। नहीं सर, जो मैनेजमेंट हमें इन्फॉर्मेशन देता है हम वही इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। हमारे पास कोई लीगल राइट नहीं होता, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, हम क्या करते हैं सर? ऑडिट। ठीक है, नेचर ऑफ द ऑडिट। दूसरा, बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट। सर ऑडिटर के लिए प्रैक्टिकल भी नहीं है कि वो हर एक ट्रांजेक्शन को चेक करे, राइट, तो हम कैसा काम करते हैं सर? सैम्पलिंग बेसिस पे। ठीक है, लेकिन सर एक चीज याद रखना जो मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, कि कॉस्ट और टाइम की वजह से हम कोई ऑडिट प्रोसीजर छोड़ सकते हैं जो हमें करना चाहिए था? नहीं सर। अगर कोई भी ऐसा प्रोसीजर है जिससे हमें कोई ऐसा एविडेंस मिलता जो दूसरे प्रोसीजर करने से नहीं मिलता और हमें वो एविडेंस चाहिए था, तो सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि सर महंगा पड़ेगा, फिर टाइम कंज्यूमिंग है तो मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है सर। दूसरा है अदर मैटर्स। कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पे अगर हम चाहे ना 100% भी चेक कर लें उसके बाद भी श्योरिटी नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल फ्रॉड का केस। सर जब भी फ्रॉड किया होगा ना सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया होगा। देखो सर मिस स्टेटमेंट अगर गलती है, देखो बात सुनना जरा, हम चेक करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। अब मिस स्टेटमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो मिस स्टेटमेंट क्या है सर? गलती, या तो वो एरर होगा मतलब गलती से गलती हो गई, या फिर वो फ्रॉड होगा। सर अगर फ्रॉड होगा ना तो प्रॉपर तरीके से प्लान किया जाएगा, उसको छुपाने का भी ट्राई किया जाएगा, तो ऑडिटर के लिए फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए सर जो एस्टिमेशन है या फिर नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस है, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे ऑडिटर के लिए अगर वो 100% भी चेक करता है ना तब भी वो श्योरिटी नहीं दे सकता कि हाँ यहाँ पे इसके अलावा वो होगा ही नहीं। मतलब मैंने अगर फ्रॉड को 100% भी चेक कर लिया ना फिर भी चांसेस है शायद कोई फ्रॉड मिस हो जाए। बात समझ पाए? तो ये रीजंस है जिसकी वजह से हम कैसा श्योरेंस देते हैं सर? रीजनेबल, नॉट द एब्सोल्यूट। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट के अंदर। पहला तो यही रीजनेबल अश्योरेंस वाला, दूसरा कि ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। बहुत बार पूछा जाता है क्या फ्रॉड आइडेंटिफाई करना ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था? नहीं सर, ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अब वो फ्रॉड है कि नहीं है ये तो सेकेंडरी बात आ जाती है। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? obtaining the reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement। बात समझ पाए? चलिए सर उसके बाद आते हैं, एक बार थोड़ा साफ कर लेते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। स्कोप ऑफ द ऑडिट, कि हम कितने एरियाज को चेक कर सकते हैं। सर यहाँ पे लिखा गया है हमारे स्कोप में हर वो एस्पेक्ट आता है एंटरप्राइज का जो हमें ऑडिट करने के लिए चाहिए। बात समझ पाए? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज को हम चेक कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि सर वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है सर। अब स्कोप कहाँ पे डिफाइन होता है सर? या तो लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के केस में सेक्शन 143 जो बात करता है ऑडिटर की क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पे स्कोप डिफाइन होता है। या फिर 210 ऐसे 210 के अंदर जो हम एंगेजमेंट लेटर डिफाइन करते हैं उसके अंदर ऑडिटर अपना स्कोप डिफाइन कर लेता है। ठीक है सर, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सी केस स्टडी बन सकती है। पहली चीज तो ऑडिटर खाली अपने स्कोप के अंदर काम करता है,
स्कोप के बाहर काम नहीं करेगा, हम सिर्फ उतना काम करेंगे जो हमारे स्कोप में है। दूसरी चीज, अगर मैनेजमेंट ने हमारे स्कोप को लिमिट करने का ट्राई किया तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा सर, ओपिनियन के ऊपर। अगर एंगेजमेंट स्टार्ट करने से पहले, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही अगर उसने कोई लिमिटेशन लगा दी तो सर काम मत एक्सेप्ट करना, काम एक्सेप्ट करने के बाद लगा तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे लेना सर, अपने ओपिनियन के ऊपर। बात समझ पाए। इसके अलावा सर हम और क्या क्या चेक करेंगे, ये तो था केस स्टडी वाला पार्ट। हमें क्या क्या चेक करना है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज। दूसरा सर देखो, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट बने होंगे, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होंगे ना, उसके बेसिस पे, राइट। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट को भी चेक करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी चेक करेंगे। इसमें देखो सर, दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट। अगर यहाँ गड़बड़ होगा तो यहाँ तो गड़बड़ हो ही जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी चेक करेंगे और इसको भी चेक करेंगे। इसमें हम इसकी रिलायबिलिटी चेक करेंगे। इसको रिलायबिलिटी को चेक कर कहाँ से कर सकते हो सर, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को चेक करके और अदर प्रोसीजर्स लगा के। बात समझ में आई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या चेक करोगे कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने एज पर द बुक्स बने हैं कि नहीं बने। दूसरा, सारी की सारी जो जजमेंट्स मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेशंस लगाए हैं वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज उन्होंने फॉलो की हैं वो ठीक है कि नहीं है एज पर द सिचुएशन। बात समझ पाए। नेक्स्ट है सर, अभी हम पढ़ के आए थे सर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट। इसके ऊपर ना बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऑडिट के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। तो सर कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछते हैं, केस स्टडी नहीं आती। केस स्टडी ज्यादातर स्कोप के ऊपर आती है। यहाँ पे सर ये क्वेश्चन यूजुअली डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट, सर एक चीज कर, हमें देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना है ना। काम कैसे होता होगा, एक अकाउंट डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे पूरे साल बुक्स ऑफ अकाउंट बने हैं, मतलब आपके लेजर्स बने हैं, जर्नल्स बने हैं, राइट। उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या बना होगा सर, प्राइमरी बता रही हूँ, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, डिस्क्लोजर्स, ये सब। तो आपको क्या क्या चेक करना है। दूसरा सर, इस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर कुछ कंट्रोल्स भी लगे होंगे, इंटरनल कंट्रोल, राइट। तो आपके क्या क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे, आप ये इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करोगे, बिकॉज अगर ये दोनों परफेक्ट होंगे तो सर अंदर गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी चीज, अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी चेक करना है, वहां पे उसकी ऑथेंटिसिटीज, जितनी भी एंट्रीज है उसकी ऑथेंटिसिटी और वैल्यूएशंस को चेक करोगे, जितनी भी ट्रांजेक्शंस हुई है उनकी। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चेक करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेक करोगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग बनी है ना, राइट। दूसरा, ये एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनी है कि नहीं बनी। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चेक करोगे कि सर जो प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट आया, प्रॉफिट आया या लॉस आया, वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। बैलेंस शीट में क्या चेक करोगे सर, जो एसेट्स है उनका वैल्यूएशन ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ, कंपनी की ओनरशिप है कि नहीं है, राइट। लायबिलिटी कि उनका वैल्यूएशन ठीक से है कि नहीं है, कंप्लीटली सारी की सारी लायबिलिटी डिस्क्लोज की गई है कि नहीं की गई, यही सब चेक करोगे ना सर। दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट, ठीक है सर। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ द ऑडिट के। सर बहुत बार तो क्या होता है, कुछ एंटिटीज को तो लॉज एंड रेगुलेशन बोल देते हैं कि सर आपको ऑडिट करवाना है, जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर बोला गया है, जैसे बैंकिंग एक्ट के अंदर बैंक्स को बोला गया है कि आपको ऑडिट करवाना है। तो कुछ तो करवाते हैं रिक्वायर्ड अंडर द लॉ, कुछ करवाते हैं सर वॉलेंट्री ऑडिट। अब आप बोलोगे सर वॉलेंट्री ऑडिट क्यों करवाते हैं, सर इसके बेसिक 3 रीजन रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो रहता है टू ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ द ऑडिट। सर देखो, हर उस बंदे के लिए जिसके लिए मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है ना, हर उस बंदे के लिए ऑडिट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि जैसे ही मैंने उसको ऑडिट किया उसकी क्रेडिबिलिटी बन गई। तो सर एक तो इसके एडवांटेज ऑब्टेन करने के लिए, दूसरा बहुत सारी एंटिटीज की इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, ऑल द लॉज एंड रेगुलेशन ने उनको नहीं बोला, लेकिन उन्होंने इंटरनली अपनी पॉलिसीज बना रखी है, सर हम तो ऑडिट करवाएंगे। स्पेसिफिकली कहाँ पे होता है सर, पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर। अब 2-3 पार्टनर्स हैं तो कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, तो इसीलिए क्या करवाते हैं, वो हर साल ऑडिट करवा सकते हैं। कुछ लोग इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, कुछ जगह गवर्नमेंट्स के डायरेक्शन पे भी ऑडिट किया जाता है। मान लो कोई एंटिटी है जिसको गवर्नमेंट ने लोन दिया है, ठीक है, वैसे उस एंटिटी को ऑडिट करवाने का नीड नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि सर हमने आपको लोन दिया है, आपकी रिक्वायरमेंट आपको हर साल ऑडिट करवा के ये दिखाना पड़ेगा कि जो लोन के अमाउंट थे वो आपने अपने डिफाइन पर्पस के लिए यूज किए कि नहीं किए, ठीक है। तो कुछ वॉलेंट्री ऑडिट क्यों करवाते हैं, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्शन, कुछ का इंटरनल पॉलिसीज होता है, कुछ
इंडिपेंडेंट इसलिए करवाते हैं ताकि वो ऑब्टेन कर सके बेनिफिट, जो ऑडिट के बेनिफिट है, ठीक है सर। लेकिन चल चाहे ऑडिट वॉलेंट्री हो या रिक्वायर्ड अंडर लॉ हो, आप स्टैंडर्ड्स के साथ तो कंप्लाई करोगे ही करोगे, प्रोसीजर आपका सेम रहेगा, ठीक है सर। अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जहां हम डिस्कस क्या करेंगे सर, एक सेकेंड, हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, चलिए सर स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। सर 1997 के अंदर एक कमेटी बनी थी इंटरनेशनल लेवल पे, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि अकाउंटेंसी के अंदर हार्मनी मेंटेन कर रखना, इंटरनेशनल लेवल पे हार्मनी मेंटेन करके रखना, ताकि अगर डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के अंदर अगर कल बिजनेस भी होता है तो ये प्रॉब्लम ना आए कि कोई एक कंट्री किसी और बेसिस पे अकाउंटिंग कर रही है और कोई एक कंट्री दूसरे बेसिस पे अकाउंटिंग कर रही है। तो जितने भी इसके मेंबर्स थे वो सब वही स्टैंडर्ड्स फॉलो करते थे जो ये कमेटी बनाती थी, ठीक है सर। उसने पहले एक अकाउंटेंसी के लिए कमेटी बनाई, फिर उसने एक बोर्ड बनाया जिसका काम था ये चेक करना, एक इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था ये चेक करना कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, उनके साथ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। इसको चेक करने के लिए इस बोर्ड ने डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए, जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गया, राइट, SRE हो गया रिव्यूज एंगेजमेंट्स के लिए, रिलेटेड सर्विसेज के लिए SRS हो गया, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए फॉर द डिफरेंट डिफरेंट अश्योरेंस सर्विसेज। अब सर ICI भी हमारा IFSC का मेंबर था, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे सर हमारे यहाँ पे भी बना IIS, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है सर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सर जो ये स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं ना, ये बन रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में जो अकाउंट ऑडिटिंग का प्रैक्टिस हो रहा है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया में जो इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इन स्टैंडर्ड्स के अंदर चेंज करके इम्प्लीमेंट करना, सो डेट हम इंटरनेशनल लेवल को मैच कर पाए। बात समझ पाए? जो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनते हैं, हमारा जो बोर्ड है वो क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड्स इशू करता है चेंज करके, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए सर दूसरा टॉपिक जो आता है, दूसरा टॉपिक है वो है कि ICI इंस्टीट्यूट ने हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट इशू करें जो हमारी ऑडिट या फिर अकाउंटेंसी में हमें हेल्प करते हैं। सर बेसिकली दो तरह के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, या तो वो स्टेटमेंट होगी या फिर वो गाइडेंस नोट होंगे। सर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कंपलसरी होती है, उनके साथ कंप्लाई करना कंपलसरी होता है। अगर अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है तो आपके क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके साथ कंप्लाई करना, अगर वो कंप्लाई नहीं करेंगे तो उसका डिस्क्लोजर जाएगा। वहीं जो ऑडिटिंग के रिलेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं उसका ऑडिटर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके साथ कंप्लाई करना। सर स्टेटमेंट्स अकाउंटेंसी से रिलेटेड भी हो सकती है जैसे कि आपके AS, और आपके ऑडिटिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं जैसे कि आपके स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग वालों के साथ फॉलो करना आपके क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, अगर इनके साथ कंप्लाई नहीं होगा सर इसका डिस्क्लोजर जाएगा। वहीं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करना सर ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इसके साथ कंप्लाई नहीं होगा तो इसका रिपोर्टिंग जाएगा सर आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। बात समझ पाए? जबकि जो गाइडेंस नोट होते हैं ना सर, गाइडेंस नोट होते हैं रिकमेंडेटरी, मतलब इसको कंप्लाई करना कंपलसरी नहीं होता। ये बेसिकली क्या होता है, पहले स्टेटमेंट्स आती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है उसकी वजह से उसको सॉल्व करने के लिए गाइडेंस नोट्स आ जाते हैं। तो अगर आपको लगे तो आप गाइडेंस नोट का के साथ कंप्लाई करो, अगर आपको लगे उसकी नीड नहीं है तो मत कंप्लाई करो, कंपलसरी नहीं होता। सिर्फ कुछ गाइडेंस नोट होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, अगर वो कंपलसरी वाले हैं तो अगर आप उसे नॉन कंप्लाई करोगे तो आप देख लेना उसके डिस्क्लोजर कहाँ पे जाएगा। बात समझ में आई? इंस्टीट्यूट या तो स्टेटमेंट्स इश्यू करते हैं या फिर गाइडेंस नोट। स्टेटमेंट कंपलसरी होते हैं, उनसे कंप्लाई करना, अगर उनसे कंप्लाई नहीं किया तो इसका डिस्क्लोजर जाएगा आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। सर जो गाइडेंस नोट होते हैं वो रिकमेंडेटरी होते हैं, वो बेसिकली अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। अगर आपके पास वो सिचुएशन है, अगर आपको नीड पड़े तो आप यूज करो, अगर नहीं पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप गाइडेंस नोट को नहीं कंप्लाई करते, ठीक है। चलिए सर बेटा देख यहाँ पे हम पता है क्या डिस्कस करने वाले हैं,
सर हम बात करने वाले हैं कि जो ऑडिटर है ना, उसे अपनी फर्म में कौन कौन से कंट्रोल लगाने चाहिए ताकि जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन कर सके। मतलब अगर वो ऑडिट कर रहा है तो वो ऑडिट वाली सर्विसेज की क्वालिटी को मेंटेन करके रख सके। बात समझ में आई? हम यहाँ पे क्लाइंट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम खाली ये बात कर रहे हैं कि हमें अपनी फर्म के अंदर कौन से कंट्रोल लगाने हैं ताकि हमारे काम की क्वालिटी को मेंटेन करके रख सके। बात समझ में आई? अब इसमें दो चीजें हैं सर। सबसे पहले ये समझना कि हम कब मानेंगे कि ऑडिटिंग अश्योरेंस की सर्विसेज जो मेरा क्लाइंट जो ऑडिटर प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है। पहली चीज, अगर वो सारा का सारा काम एज पर द स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए करता है। दूसरी चीज, अगर उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट देता है, एप्रोप्रिएट टाइम पे देता है सर। दूसरा, उसकी टीम के अंदर, मतलब उसकी जो फर्म है उसमें जो उसकी टीम है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, तो वो रेज कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। बात समझ में आई? सर ये क्वालिटी कंट्रोल, ये कंट्रोल लगाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सर ये कंट्रोल लगाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंगेजमेंट पार्टनर का। ठीक है सर। अब जब हम डिस्कस कर लें कि कौन कौन से कंट्रोल्स हैं। पहला है एथिकल रिक्वायरमेंट, उसको चेक करना है कि जब भी कोई असाइनमेंट पे जाए तो हमेशा एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। ऐसा कोई असाइनमेंट वो ना एक्सेप्ट करें जहां पे उनकी एथिकल रिक्वायरमेंट को वो ना फुलफिल कर पाए। बात समझ में आई? अगर ड्यूरिंग द मतलब काम एक्सेप्ट किया था, सब सही था, ड्यूरिंग द ईयर मान लो इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आ गया, तो भैया पहले तो उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करना, रिजॉल्व कर पाओ तो ठीक है, वरना काम छोड़ देना। तो हर एंगेजमेंट के अंदर आप एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करोगे। दूसरा है सर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यू ऑफ द क्लाइंट। ये वो केस है जब या तो कोई नया क्लाइंट आपके पास आ रहा है या फिर कोई क्लाइंट था पिछली साल भी, इस साल फिर से काम लेके आ गया। तो किसी का भी काम लेने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे? सर ये क्वेश्चन पूरा का पूरा भी पूछा जा सकता है कि क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के एलिमेंट क्या क्या है। अदरवाइज अकेला भी पूछा जा सकता है कि सर क्वालिटी कंट्रोल का ये वाला पॉइंट क्या था, ये कौन सा एलिमेंट था। ठीक है सर। तो जब भी कोई नया क्लाइंट का काम लोगे तो आपको क्या चेक करना है? उस क्लाइंट की इंटीग्रिटी। ठीक है सर। दूसरा, आपकी टीम के पास कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी है क्या? मतलब उस क्लाइंट के यहाँ पे काम करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, क्या आपकी टीम के पास वो नॉलेज है? नेक्स्ट है कंप्लाइंट विद एथिकल रिक्वायरमेंट। क्या उस क्लाइंट के यहाँ पे आप अपने एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर पाओगे? लास्ट, सफिशिएंट सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। सर ये यूजुअली किस केस में आएगा? अगर प्रीवियस ईयर में भी आपने उस क्लाइंट का काम किया है तो काम लेने से पहले देख लेना कि प्रीवियस ईयर में ऐसा कोई मैटर तो नहीं था जो बहुत सिग्निफिकेंट था। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार भी फ्रॉड हुआ था, राइट? तो आई डोंट थिंक सो अगर पिछली बार फ्रॉड हुआ था तो इस साल आपको उस क्लाइंट का काम लेना चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। सर किसी भी ऑडिटर के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर उसके ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब भी आप कंट्रोल्स बनाओगे तो वहां पे तुम ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना ताकि तुम्हारे पास हमेशा सफिशिएंट एंड कैपेबल स्टाफ हमेशा रहे तुम्हारे पास। जितने टीम मेंबर्स तुम्हें चाहिए और जो टीम मेंबर जैसी नॉलेज तुम्हें अपनी टीम मेंबर्स में चाहिए अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, वो सारे के सारे टीम मेंबर्स तुम्हारे पास अवेलेबल हो। बात समझ में आई? ये पॉलिसीज यूजुअली कौन कौन से एरियाज जो तुम ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए जो पॉलिसीज बनाओगे वो कौन कौन से एरियाज कौन कौन से इश्यू को टच करेगी? सर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उनका प्रमोशंस, करियर डेवलपमेंट, उनका कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस, राइट? तो इससे होगा क्या, अगर तुमने ऐसी पॉलिसीज बना ली ना सर, हर टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल होंगे ऐसे इंडिविजुअल जिनकी तुम्हें नीड होगी। तुम्हारी टीम में हमेशा अच्छे पीपल मिलेंगे जो तुम्हें अपने काम को डिस्चार्ज करने के लिए चाहिए। बात समझ में आई? नेक्स्ट है सर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, कि जब भी तुम कंट्रोल लगाओगे तो तुम किन किन बातों को इंक्लूड करोगे अपनी पॉलिसीज के अंदर? पहली चीज, आप चेक करोगे कि स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब एक प्रोसीजर लगाओ जो इंश्योर करे कि स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा सर, सुपरविजन के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, कोचिंग और अपने स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, राइट सर? एक काम करते हैं, हम शिफ्ट कर लेते हैं पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर। आप देखोगे कि आप अपनी टीम को कैसे ब्रीफ करोगे काम, राइट? ताकि वो आपके क्लाइंट को समझ सके। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट है सर, काम का सुपरविजन कैसे होगा, जितनी भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं वो कैसे ली जाएंगी।
एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाएगा। जब भी तुम क्वालिटी कंट्रोल्स के लिए कंट्रोल बनाओगे तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के बनाओगे। बात समझ में आई। लास्ट है मॉनिटरिंग। खाली ऐसा नहीं है कि कंट्रोल बना के छोड़ दो, आपको उनका प्रॉपर मॉनिटर भी करना पड़ेगा, आपको चेक करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, आप क्या चेक करोगे कि स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहा, जो आपने कंट्रोल्स लगाए थे वो इफेक्टिवली डिजाइन हुए हैं कि नहीं हुए, अगर वो इफेक्टिव हैं तो क्या वो एप्लीकेबल भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बात समझ पाए। सर देखो, इस टॉपिक में हमने क्या स्टडी किया है, हमने स्टडी किया है कि एक ऑडिटर को अपने फर्म में कौन कौन से कंट्रोल्स लगाने चाहिए जिससे उसके काम की क्वालिटी को मेंटेन करके रख सके। बात समझ में आई। सर दीज आर द एरिया जो आपके कंट्रोल्स के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। चलिए सर, नेक्स्ट सर, बाकी ये तो शॉर्ट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो डिस्कस तो करेंगे, लेकिन उससे पहले काम करते हैं, जरा ये वाला टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जरा अब डिस्कस कर लेते हैं हमारा ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है सर, ऐसे 210 ने बोला कि ये बेसिकली बात करता है कि किसी भी क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करने से पहले आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये काम कैसे करेंगे ये नहीं बता रहा, काम एक्सेप्ट करने से पहले आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है सर, स्टैंडर्ड बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो बात करता है प्री कंडीशंस के बारे में, कि काम तभी लेना अगर जो प्री कंडीशंस हैं वो प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो काम एक्सेप्ट कर लेना, अदरवाइज मत करना। बात समझ में आई। कौन कौन सी है सर प्री कंडीशंस? प्री कंडीशंस है, पहला, आप मैनेजमेंट से आप पहले पूछ लोगे कि भैया जो तुमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज किया है वो एक्सेप्टेबल है ना तुम्हारी इंडस्ट्री में, पहली चीज। दूसरी, आप मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट ले लोगे कि भैया उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है ना। देखो, काम करने से पहले क्लियर कर लो कि देखो तुम्हें पता है ना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कल हमें मत बोलना ये सारे काम करने के लिए, बिकॉज ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? आपकी। बात समझ पाए। क्या क्या मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग तुम एक्नॉलेजमेंट लोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है, और ऑडिटर को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है। अगर मैनेजमेंट इस चीज के ऊपर एग्री कर जाए, अपनी एक्नॉलेजमेंट दे दे तो ठीक है, अगर ये सारी बातें प्रेजेंट हो तो ठीक है, तो काम एक्सेप्ट कर लेना, अदरवाइज मत करना। बात समझ पाए। ठीक है सर, स्टैंडर्ड का दूसरा पार्ट बोलता है कि काम स्टार्ट करने से पहले ना एक एग्रीमेंट कर लेना, ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन बचे ही नहीं काम एक्सेप्ट करने से पहले। राइट, तो ये वाला जो लेटर है एंगेजमेंट लेटर, ऑडिटर बना के भेजता है किसको? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट फिर इस पे एग्री करता है, अगर वो एग्री करे तो काम करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है सर, कौन कौन से पॉइंट है ये? सर मिनिमम पॉइंट है जो स्टैंडर्ड के अंदर लिखे गए हैं, मतलब ये तो आपके लेटर के अंदर होने ही चाहिए, इसके अलावा जो आपका मन करे आप रख सकते हो। कौन कौन से पॉइंट है? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, कि ऑडिट का क्या स्कोप रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। राइट, जैसे सर स्कोप हम बता देंगे कि सर हम खाली अपने स्कोप के अंदर काम करेंगे, और जितने भी एस्पेक्ट है आपके एंटरप्राइज के हम सारे चेक कर सकते हैं, आज ही पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। राइट, हम अपना ऑब्जेक्टिव बता देंगे कि हमारा खाली ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, एब्सोल्यूट नहीं। ठीक है सर, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो बता देंगे, और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेटर के अंदर लिखेंगे, जैसे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एज पर द स्टैंडर्ड काम करें। राइट, हर हम मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख देंगे कि सर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारे पॉइंट इस क्लाइंट के यहाँ पे क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ये हम अपने लेटर में भी लिख लेंगे सर। दूसरा, हम एक्सेप्शन फॉर्म, मतलब सर जो मैं अगर मैं चाहूं तो मैं एडवर्स ओपिनियन भी दे सकती हूँ, मतलब मेरे ओपिनियन के क्या क्या फॉर्मेट हो सकते हैं मैं पहले ही बता दूंगी, ताकि फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम ना हो अगर मैंने मॉडिफाई ओपिनियन दिया तो। मतलब मैं लेटर में लिख के दे दूंगी सर अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे मुझे मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा तो मैं मॉडिफाई भी दे सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि हर केस में मैं अनमॉडिफाई दे दूंगी। बात समझ पाए। तो ये है मिनिमम पॉइंट जो आपके लेटर के अंदर आएगा। बाकी जो आपका मन करे, आपको फीस के बारे में लिखना आप फीस के बारे में लिखो। राइट, इंडिपेंडेंस के बारे में लिखना इंडिपेंडेंट के बारे में लिखो, लेकिन ये बेसिक पॉइंट है जो आएंगे ही आएंगे। ठीक है सर, इसके अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, केस स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू लिए भी इंपॉर्टेंट है। सर मान लीजिए जिस क्लाइंट के यहाँ पे आप ऑडिट करने जा रहे हो वहां पे जो लॉज एंड रेगुलेशन है
उन्होंने ऑलरेडी जो ये टर्म्स थे ना अपने अंदर डिफाइन किए हुए हैं, मतलब उसने ऑलरेडी सेव करके रखा है कि सर आपको ऑडिट करवाना है और जो ऑडिटर होगा ना उसके ये सारे कंडीशंस रहेंगे, मतलब लॉज एंड रेगुलेशन जो मेरे क्लाइंट को गवर्न कर रहा है उसके एक्ट के अंदर ऑलरेडी ये बातें लिखी हुई हैं कि ऑडिटर के ये सारे राइट्स हैं, ठीक है। उसने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर ये सारे पॉइंट है ना तो अलग से लेटर साइन करवाने की नीड नहीं है, खाली ये साइन करवा लेना कि उनको पता है ना कि एक्ट के अंदर ये वाली चीज डिफाइन है। बात समझ पाए? मैंने बोला जिस क्लाइंट के यहाँ पे तुम ऑडिट करने जा रहे हो, राइट, उसके ऊपर जो लॉज एंड रेगुलेशन लगते हैं, अगर उसके अंदर ऑलरेडी ये पॉइंट डिफाइन है जहाँ पे क्लैरिफाई होता है कि ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिट का क्या स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है, राइट, ऑलरेडी सब कुछ डिफाइन है, तो आपको अलग से लेटर साइन करवाने का नीड नहीं है। आप बस इस बात पे साइन ले लेना कि भैया आपको पता ना कि आपके एक्ट में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। बात समझ पाए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। अब कुछ केसेस बनते हैं सर। पहला केस है, चलो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगी इसकी। आपने लेटर बना के भेजा, ठीक है, और लेटर मिलते ही एंगेजमेंट लेटर जो आपने भेजा, क्लाइंट ने क्या किया उसके ऊपर लिमिट कर दिया, आपके स्कोप को पहले ही लिमिट कर दिया, काम एक्सेप्ट करने से पहले लिमिट कर दिया। उसने बोल दिया नहीं सर, आपने बोला कि आप हर एस्पेक्ट को चेक कर सकते हो, लेकिन नहीं सर आप इन दो एस्पेक्ट्स को चेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल उसने बोल दिया कि सर आप मेरे मार्केटिंग को चेक नहीं कर सकते और आप मेरे सेल्स डिपार्टमेंट को चेक नहीं कर सकते या मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चेक नहीं कर सकते। तो सर अगर उसने आपके स्कोप को लिमिट कर दिया एक्सेप्टेंस लेने से पहले, तो एक काम करना, TCWG को पहले इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। और अगर आपको लगे जो चीज जो लिमिटेशन आप पे लगाई है उसकी वजह से शायद आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। सर हम डिस्क्लेमर कब देते हैं अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर? जब हमें इंफॉर्मेशन, हमें प्रॉपर ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाते, राइट। तो अगर आपको लगे कि मैनेजमेंट ने जो लिमिटेशन लगाई है उसकी वजह से मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो एक काम करना, काम एक्सेप्ट ही मत करना। ये वाला केस है, अगर काम एक्सेप्ट करने से पहले मैनेजमेंट ने आपके स्कोप को लिमिट कर दिया। आपने ये लेटर भेजा और मैनेजमेंट ने, आपने 10 पॉइंट लिख के भेजे लेटर के अंदर और मैनेजमेंट ने उसमें से 4 पॉइंट काट दिए, समझ रहे हो? उसने आपके स्कोप को लिमिट कर दिया। पहले इतनी चीज चेक कर सकते थे, अब आप इतनी चीज चेक कर सकते हो, राइट। चलिए सर, अगर ये चीज हो रही है काम एक्सेप्ट करने से पहले, तो क्या करोगे? आप काम नहीं एक्सेप्ट करोगे, राइट। दूसरा केस है, आपने काम एक्सेप्ट कर लिया, सब सही चल रहा था, ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ? मैनेजमेंट ने बोला कि सर आपने जो स्टार्टिंग में लेटर साइन करवाया था ना उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दीजिए। डिफरेंट रीजन हो सकते हैं सर, मान लीजिए सर्कमस्टांस चेंज हो गए, जब ऑडिट स्टार्ट किया था तब कुछ और कंडीशन थी, अब कुछ और कंडीशन है, राइट। तो किसी भी रीजन से वो चेंज करने के लिए बोल सकती है, लेकिन चेंज करने से पहले देखना अगर रीजनेबल है, वैलिड रीजन है तो चेंज कर लेना, लेकिन पुराने एग्रीमेंट के अंदर जो भी काम किया था उनका कोई रेफरेंस मत देना अपने ऑडिट के अंदर, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। मतलब पुराने वाले की फिर बात ही मत करना, ना लेटर की ना प्रोसीजर्स की, जो उसके अकॉर्डिंग किए थे, फिर सारे प्रोसीजर नए के अकॉर्डिंग होंगे। बात समझ पाए? अगर आपको रीजन अनवैलिड लगे, मैनेजमेंट ने जो रीजन दिया ना वो अनवैलिड लगे, तो आप क्या करोगे सर? डोंट, आप TCW से डिस्कस कर लेना। अगर विड्रॉ करना पॉसिबल है तो वहां पे काम छोड़ देना, अगर विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है तो उसका इंपैक्ट अपने ओपिनियन के अंदर ले लेना। बात समझ में आई? तो ये वाला केस था, इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर देखो यहाँ वाला केस है कि काम एक्सेप्ट करने से पहले लिमिटेशन आ गई, दूसरा केस है पहले एक्सेप्ट कर लिया था बाद में चेंज करने के लिए बोला। यहाँ पे स्कोप को लिमिट किया गया है, यहाँ पे हम एग्रीमेंट के अंदर चेंज करने की बात कर रहे हैं। समझ पाए? अब है सर लास्ट पॉइंट, एक काम करते हैं थोड़ा इसको क्लीन कर लें, थोड़ा ये थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। सर लास्ट पॉइंट है रिकरिंग ऑडिट का, मतलब लास्ट ईयर आपने ऑडिट किया था, इस ईयर फिर से आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, तो एक बात बताओ कि आपको हर साल नया एग्रीमेंट भेजने की नीड है क्या, या फिर पुराने वाले से काम चल जाएगा? सर पुराने वाले से भी काम चल जाएगा, लेकिन कुछ केस है जहां पे पुराने वाले से काम नहीं चलेगा, आपको नया लेटर भेजना ही पड़ेगा। कौन कौन से केस हैं सर वो?
सर ये वाला टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके जितने भी केस बनते हैं ना, हर टॉपिक के ऊपर से एक क्वेश्चन बन सकता है, लाइक एवरीवन। ठीक है, चलिए सर स्कोर देख लेते हैं। कौन कौन से कौन कौन सा कंडीशंस है जहां पे आपको नया एग्रीमेंट भेजना पड़ेगा। सर पहला है कि अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट ने पिछली बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ मिसअंडरस्टूड कर लिया था एग्रीमेंट को, तो फिर से भेज दो क्लैरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अगर कोई नई टर्म्स आपने ऐड कर दी पिछले वाले एग्रीमेंट में या कोई चेंज किया है तो आप नया एग्रीमेंट भेजना। सर अगर चेंज आ गया है सर मैनेजमेंट के अंदर, सर पिछली बार किसी और की मैनेजमेंट थी, अब वो मैनेजमेंट ही चेंज हो गई, तो फिर से साइन करवाओ। ऑनरशिप चेंज हो गया या फिर आपके बिजनेस का साइज या लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, मान लीजिए सर जैसे पिछले साल कोविड आया है तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई ना सर, सर्कमस्टांस चेंज हो गए, तो आप नया एग्रीमेंट साइन करवा लो। समझ पाए कि किस केस के अंदर हमें एग्रीमेंट फिर से भेजना पड़ेगा रिकरिंग ऑडिट के केस में, राइट। सर अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, लास्ट दो मतलब सेकंड लास्ट में बोलूंगी। पहला है सर इंडिपेंडेंस। आई थिंक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूज होने वाला टर्म है जो हम पूरे के पूरे ऑडिट में यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडिटर जब भी ऑडिट करे वो इंडिपेंडेंट हो। इवन हमारी रिपोर्ट का टाइटल भी क्या होता है सर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, राइट। सर इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस का मतलब है सर ऑडिटर का ओपिनियन बाइस्ड ना हो, कोई उसके ओपिनियन को इफेक्ट ना कर सके, वो सोली अपने बेसिस पे ओपिनियन ले एज पर द एविडेंस। समझ पाए? सर जब भी पेपर में क्वेश्चन आए ना इंडिपेंडेंस के ऊपर, जब भी आप इंडिपेंडेंस एक्सप्लेन करो तो उसके अंदर जो दो शब्द जो पक्का आने चाहिए कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट फ्रॉम माइंड भी होना चाहिए और अपीयरेंस से भी होना चाहिए। माइंड से मतलब उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, राइट। और जब मैं बात करती हूँ अपीयरेंस का, इसका मतलब ये है कि थर्ड पर्सन अगर उसको देखे तो वो समझ जाए कि हाँ बंदा इंडिपेंडेंट है। तो अपने माइंड और इंडिपेंडेंट दोनों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये वर्ड अगर आप लिख के आओगे पेपर के अंदर पक्का, अगर इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है सर, कुछ थ्रेड्स हैं जो इंडिपेंडेंसी को हार्म करते हैं। कौन कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट। अगर ऑडिटर का क्लाइंट के अंदर कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो सर वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा, वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचेगा। दूसरा है सर सेल्फ रिव्यू। मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो ऑडिटर ने किया है और ऑडिटर को ही अब ऑडिट के अंदर उसको चेक करना है, तो सर अपनी गलती कोई निकालता है क्या? सेल्फ रिव्यू। एडवोकेसी, मान लीजिए सर ऑडिटर उसी क्लाइंट को किसी लिटिगेशन या फिर कहीं हायर अथॉरिटी के यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एज ए एज ए क्लाइंट, तो इस केस में भी सर हो सकता है कि उसको लगे कि अगर मैंने यहाँ पे कोई गलती निकाली तो ये मेरे ही केस के ऊपर बैकफायर कर जाएगा, राइट। नेक्स्ट है फेमिलियरिटी। कई बार क्या होता है सर एक ही क्लाइंट इतने लंबे टाइम के लिए आपका क्लाइंट रहता है ना कि उसके साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाते हैं, फिर आपको लगता है छोड़ यार इससे क्या गलती निकालूंगा। नेक्स्ट इज इंटिमिडेशन। कई बार क्या होता है सर आप अपने क्लाइंट से डरने भी लग जाते हो। सर ये सारी चीजें आप देखोगे ना, कंपनीज एक्ट के सेक्शन जितने भी सेक्शन है 139 से लेके 147 तक, उन सब यही चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंस काम करो। इवन आप स्टैंडर्ड्स को भी देखोगे ना सर, जैसे अभी हम पढ़ के आए कि किसी भी क्लाइंट का काम लेने से पहले आप चेक कर लेना उसकी इंटीग्रिटी, राइट। ये इसीलिए किया है कि सर आपके इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई हार्म ना आए, राइट। इंटिमिडेशन, आप उसे डरो ना। ठीक है सर, अगर कोई इंडिपेंडेंट के लिए थ्रेट है तो इसके रिगार्डिंग आपके पास क्या क्या सेफ गार्ड है सर? आप किसी भी क्लाइंट का काम लेने से पहले चेक करोगे कि आप वहां पे इंडिपेंडेंटली काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर कोई थ्रेट मिलता है तो पहले ट्राई करना कि उसको आप रिमूव कर सको। अगर रिमूव कर पाओ तो ठीक है, अगर नहीं कर पाओ तो सर वो काम मत एक्सेप्ट करना। और अगर किसी ने पूछा कि मैम अच्छा एक बात बताओ, काम एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद ड्यूरिंग द टाइम इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई तो सर आप काम छोड़ देना। अगर वो प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व कर पाते तो काम छोड़ देना। ठीक है सर। नेक्स्ट है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट नोट।